हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एपीएस साइंस कठोबर में। दिस इज रॉबिन खंडेलवाल। तो बच्चों, आपको पता है चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है, ठीक है। और लास्ट हमने पढ़ा था nवें सेकंड में कोई कण कितनी दूरी तय करता है। तो हमने देखा था कि अगर किसी कण का प्रारंभिक वेग, क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, u, त्वरण उसका a हो, ठीक है। यानी उसका जो एक्सीलरेशन है वो क्या हो बच्चों, a हो, और वो t समय तक गति करे, तो उसके द्वारा nवें सेकंड में, क्या बोलते हैं, nवें, उसके द्वारा nवें सेकंड में जो तय की गई दूरी है, इसको हमने SN बोल के सपोज करो, तो उसका फॉर्मूला क्या आया था, आपको याद होना चाहिए, u प्लस a बाई 2n माइनस 1। इंपोर्टेंट फॉर्मूला। अगर कोई कण प्रारंभिक वेग u से गति कर रहा है, a उसका त्वरण है जो कि एक समान है, क्योंकि ये एक समान त्वरित गति के लिए है। दिस इज ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। ये बच्चों एक समान त्वरित गति की बात हम कर रहे हैं, एक समान त्वरित गति। ओके, तो nवें सेकंड में तय की गई दूरी ये होती है u प्लस a बाई 2n माइनस 1। फिर हमने यहां ये भी देखा था कि अगर प्रारंभिक वेग 0 होता है तो जो पहले, दूसरे, तीसरे सेकंडों में जो दूरियों का अनुपात आता है हमारे पास, वो बच्चों की संख्याओं के अनुपात में आता है, विषम संख्याओं के अनुपात में हमें प्राप्त होता है। ये सारी बातें हमने सीख ली थी। ओके, तो आज का वीडियो हमारा बेस्ड है मोशन अंडर ग्रेविटी पर। यानी आज हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक हमारा क्या है, गुरुत्व के अंतर्गत गति। गुरुत्व यानी गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व के अंतर्गत, गुरुत्व के अंतर्गत गति। तो दिस इज आवर टॉपिक, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अंतर्गत गति। तो बच्चों टॉपिक से क्लियर है, गुरुत्व यानी गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व के अंतर्गत गति का मतलब यह है कि अगर कोई वस्तु, अगर कोई कण केवल गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति कर रहा है, यानी उसमें जो त्वरण होगा, उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा वो केवल और केवल गुरुत्वीय त्वरण होना चाहिए। उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा, जो जनित होगा, वो केवल कौन सा होना चाहिए बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण। तो अगर कोई वस्तु g के अंतर्गत गति करती है, यानी उसका जो त्वरण है वो g के बराबर है। स्मॉल g का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसको हम स्मॉल g से शो करते हैं, ठीक है, फिक्स होता है, स्मॉल g से शो करेंगे। तो अगर कोई वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति करे, यानी गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गति करे, तो उसे हम बोलते हैं गुरुत्व के अंतर्गत गति। समझ रहे हो? तो यहां जो हमारे पास त्वरण होगा, एक्सीलरेशन होगा, वो कैसा होगा, वो गुरुत्वीय त्वरण होगा, यानी और कोई त्वरण उसमें नहीं होगा। प्योर एक्सीलरेशन जो होगा वो कैसा होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी जो डेफिनेशन एक तरीके से समझे हम, कि यदि कोई कण, यदि कोई कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करता है, गुरुत्वाकर्षण बोल दें या गुरुत्व बोल दें, यदि कोई कण गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व के अंतर्गत, के अधीन लिख दो अगर मैं, के अधीन गति करे, अर्थात कण में जो उत्पन्न त्वरण है, कण में उत्पन्न त्वरण या कण का त्वरण
गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो या गुरुत्वीय त्वरण हो, कण में उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय जनित हो, यानी केवल स्मॉल जी के बराबर हो, तो बच्चों इस प्रकार की गति को जो प्योर एक्सलेशन मोशन होता है ग्रेविटेशनल वाला, इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? गुरुत्व के अंतर्गत गति कहते हैं। इस प्रकार की गति को गुरुत्व के अंतर्गत गति कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्लियर है कि अगर कोई पिंड है वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति कर रहा है, ठीक है। सपोज करो मेरे पास ये कोई मान लो मार्कर का ढक्कन है, कोई वस्तु मेरे पास है, ठीक है। इसको मैंने स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया, तो बताओ इससे वेग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये ऊपर से नीचे जा रहा है, इससे वेग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा? वेग में परिवर्तन होगा तो इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। तो अब हम यहाँ इससे कोई त्वरण नहीं दे रहे, इसमें जो त्वरण होगा, क्योंकि गति बिना त्वरण के तो हो नहीं रही, यहाँ पर त्वरण तो है क्योंकि वेग में बदलाव हो रहा है। यहाँ इसका वेग 0 है, यहाँ वेग बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो गति है स्वतंत्र रूप से छोड़ देना किसी वस्तु को, तो ये गति कैसी होती है? गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति होती है। यानी इसमें जो सारा का सारा त्वरण होगा वो कैसा होगा? गुरुत्व जनित होगा। अगर मान हम ऐसे फेंके तो हमने त्वरण दे दिया, अगर हम किसी वस्तु को ऐसे फेंक रहे हैं तो हमने त्वरण दे दिया, हम ऐसे फेंक रहे हैं हमने त्वरण दे दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वस्तु में जो उत्पन्न त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो तो इस गति को अपन क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति या गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्व के अंतर्गत गति कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान रखिए, देखो MKS में जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, CGS की बात करोगे आप तो CGS में जी हो जाता है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर आप FPS की बात करोगे तो ये हो जाता है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जो भी पद्धति आप काम लो वैल्यूज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हम गति के समीकरण किस तरह लेंगे। तो उसके पहले आप कुछ बातें सीखें कि बच्चों यहां जो हम डायरेक्शन लेते हैं, देखो हमेशा जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इसकी डायरेक्शन हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होती है। भाई वस्तु जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी की ओर तो लगेगा, पृथ्वी की ओर आकर्षण ही गुरुत्वाकर्षण है। तो जी की डायरेक्शन हमेशा कहां होती है? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो जी की डायरेक्शन हमेशा कहां होती है बच्चों? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। क्षैतिज दिशा में नहीं होता है, क्षैतिज दिशा में इसका मान 0 होता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। क्लियर है? समझ गए? जी डायरेक्शन कहां होती है? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। क्लियर है? तो अगर ये वस्तु कोई ऊपर से नीचे आ रही है तो जी को आपको लेना है पॉजिटिव। जी क्या लोगे? पॉजिटिव। और अगर मान लो किसी वस्तु को आपने नीचे से ऊपर फेंका तो अब जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये भी ध्यान रखिए, अगर आपने किसी वस्तु को छोड़ दिया, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया, मुक्त रूप से छोड़ दिया, फ्री फॉल, स्वतंत्र रूप से गति, तो जी क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। जो हमारे पास त्वरण होगा A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस जी। और अगर हमने किसी वस्तु को ऊपर फेंका है तो जी तो नीचे लगेगा ना, तो इस स्थिति में हमारे पास जो त्वरण होगा A इज इक्वल टू क्या लोगे बच्चों? माइनस जी। तो देखते हैं हम इसमें अपने जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैसे लिखते हैं। देखो तो ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में काफी काम आएगा। देखो गति के समीकरण आप कैसे लिखोगे? यदि कोई वस्तु गुरुत्व के अंतर्गत गति करती है तो उस समय आपका इक्वेशन क्या होता है? ठीक है, देखो क्लियर है। मैं यहां दो केस लेके चलता हूं। केस फर्स्ट, दो स्थिति में लेके चलता हूं। यदि वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति करे, यदि वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति करे, ठीक है,
तो गुरुत्वाकर्षण की अधीन गति हो रही है, वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति करे। तो बच्चों देखो हमारा पहला समीकरण क्या होता है, पहला समीकरण होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो हमें पता है कि नीचे की ओर गति करेगी तो a क्या हो जाएगा, प्लस g हो जाएगा। तो अब इक्वेशन आप क्या लिखोगे कि v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ए की जगह मैंने क्या रख दिया, g। ऐसे हमारा जो सेकेंड इक्वेशन होगा, सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन होता है। ठीक है, तो बच्चों अब यहां देखो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति कर रही है, तो यहाँ हाइट लेके चलते हैं। यह दूरी क्या हो जाती है, हाइट, यानी इसको मैं h लिख देता हूं, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। h क्या हो गई, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। तो ऊंचाई है क्योंकि वो ऊर्ध्वाधर आ रही है ना, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आ रही है, तो कितनी हाइट वो कवर कर रही है। यानी हम इस तरह की बात कर रहे हैं हमारे पहले केस में कि वस्तु इस तरह आ रही है। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस जी। दूरी कितनी हो गई, h के बराबर। ठीक है, प्रारंभिक वेग कितना है, u, अंतिम वेग कितना है, v। समझ गए ना। तीसरा जो इक्वेशन हमारे पास है वो क्या होता है, तीसरा इक्वेशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है, ओके। तो हम और क्या लिख सकते हैं इसको कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। इक्वेशन नंबर थर्ड, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर बच्चों, तो इस तरह हम गति के समीकरण लिख सकते हैं। ओके, कब, जब वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति करे। अब मैं केस सेकंड लेके चलूं, केस सेकंड। मान लो आपने वस्तु को ऊपर फेंका, ये वस्तु को आपने ऊपर फेंक दिया भाई, तो अब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी। ये प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग कितना v, और दूरी कितनी चलेगा वो h। समझ गए। अब ऊपर की ओर फेंक रहे, पहले नीचे था तो नीचे लेना है पॉजिटिव, क्योंकि g की डायरेक्शन हमेशा कहां होती है, नीचे की ओर। ऊपर लेके चलोगे तो क्या हो जाएगा, त्वरण माइनस जी हो जाएगा। तो बच्चों अब बताओ मुझे पहला इक्वेशन क्या बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन बताओ क्या बनेगा। बिल्कुल, a की जगह क्या रख दोगे, माइनस जी। तो पहला इक्वेशन हमारा बन जाएगा v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे हमारा जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, गति का दूसरा समीकरण, क्या रखोगे a की जगह, माइनस सी, और s की जगह h रखोगे। तो क्या बनेगा, देखो h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर टू। एंड थर्ड इक्वेशन विल बी, तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस, क्या रखना है की जगह, माइनस जी, और s की जगह h। इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर है। तो ये दो केस हम लेके चल रहे हैं, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो नीचे की ओर तो पॉजिटिव त्वरण रहेगा प्लस जी, और ऊपर की ओर क्या रहेगा, माइनस जी। ठीक है, देखो नॉर्मली आपको जी की वैल्यू नहीं देते हैं तो आप 10 मीटर पर सेकंड भी मीटर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो। ठीक है, लगभग अगर आपको देगा तो जी क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आपको 10 दे तो 10 देके करना है, ये तो आपको मानना है जी की वैल्यू 9.8, लगभग आप 10 मान सकते हो। और ये भी आप ध्यान रखें, ये जो जी की वैल्यू होती है वो पाई स्क्वायर के लगभग बराबर होती है। न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी चीजें। जी की वैल्यू लगभग किसके बराबर होती है, पाई स्क्वायर। ठीक है, पाई क्या होता है, 3.14। तो पाई स्क्वायर करोगे तो लगभग ये मिल जाता है आपको। तो पाई स्क्वायर को आप जी लिख सकते हो। क्लियर है ना। ओके, चलिए क्वेश्चन हम करते हैं इसके ऊपर, ताकि और आपका क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, आप एनसीईआरटी क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। यस, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है एनसीईआरटी का।
एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4। देखिए क्वेश्चन कहता है किसी बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से, किसी बहुमंजिले यानी उसमें बहुत सारी मंजिलें हैं, मल्टी फ्लोर, किसी बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से, सबसे ऊपर ऊपरी छत से, किसी बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से कोई गेंद 20 मीटर पर सेकंड के वेग से, ऊपरी छत से कोई गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ठीक है, ऊपर से फेंक रहे हैं, वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है उसकी धरती से ऊंचाई कितनी है? 25 मीटर। ठीक है, जिस बिंदु से गेंद को फेंका गया है उसकी धरती से ऊंचाई 25 मीटर है। जिस बिंदु से गेंद को फेंका गया है उसकी धरती से ऊंचाई कितनी है बच्चों? 25 मीटर उसकी ऊंचाई है। ठीक है, यानी भवन जो है वो 25 मीटर ऊंचाई है भवन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें ए नंबर आपसे पूछा है कि गेंद कितनी ऊपर जाएगी, गेंद कितनी ऊपर जाएगी, हाइट पूछ रहा है आपसे। ठीक है, और बी आपसे पूछ रहे हैं गेंद धरती से टकराने के पहले कितना समय लेगी। गेंद धरती यानी जो जमीन है, धरती से गेंद धरती से टकराने के पहले कितना समय लेगी, धरती से टकराने के पहले कितना समय लेगी। ठीक है बच्चों, ये दो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और यहां आपको गिवन है कि आप बच्चों जी क्या लोगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है क्वेश्चन आपके पास, तो क्वेश्चन आप ध्यान से देख लो। देखिए क्वेश्चन है किसी बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से, मतलब ऊपर से हम किसी गेंद को फेंक रहे हैं, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, कितने वेग से? 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंक रहे हैं। तो ये तो क्या हो गया, प्रारंभिक वेग। देखो इससे हम डायग्राम बनाए, देखो तो सपोज करो इसका मैं डायग्राम इससे बनाऊं कि भाई मान लो ये ए पॉइंट है, ये भवन हो गया, मान लो ये मान लो ए पॉइंट था और ए पॉइंट से आपने किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंका। ठीक है, यहां से हमने वस्तु को फेंका यू वेग से, ये प्रारंभिक वेग हो गया। तो किसी बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से, मतलब ए पॉइंट पर से मान के चल रहा हूं, तो प्रारंभिक वेग कुछ दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग कितना है 20 मीटर पर सेकंड। तो इसे ऊपर फेंका भाई, तो ये सपोज करो इस तरह ऊपर गई, यहां तक गई, मान लो ये कौन सा पॉइंट हो गया, बी पॉइंट। इस समय कौन सा पॉइंट मान लिया, बी पॉइंट। ठीक है, अब बच्चों क्लियर सी बात समझना आप कि देखो जैसे आपने फेंका तो जब तक इसमें वेग रहेगा तब तक ऊपर जाती रहेगी, ये दोबारा नीचे कब आएगी, जब इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अंतिम वेग क्या हो जाएगा इसका, 0। तो ए से लेकर बी तक की गति में प्रारंभिक वेग तो u है, अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। ओके, ये मानो जमीन है, इसका मैं ओ पॉइंट मान लेता हूं। तो ये तो आपको दे रखी है ऊंचाई जो है वो धरती से ऊंचाई 25 मीटर, यानी यहां से लेकर यहां तक की आपको जो ऊंचाई दी हुई है h, वो 25 मीटर दी हुई है। ओके ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है गेंद कितनी ऊपर जाएगी,
गेंद कितनी ऊपर जाएगी, मतलब 25 मीटर तो ये है ही, यहां से आपने किसी वस्तु को फेंका, यू वेग से आपने फेंका, तो आपको निकालना ये हाइट कितनी होगी। यानी इसको सपोज करो मैं मान लू एच डैश, यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है इसे क्या मान ले, एच डैश मान लेता हूं मैं। तो ये आपको निकालना है कि गेंद कितनी ऊपर जाएगी, ये तो हमें पता है, ये आपको निकालना है, टोटल कर लेंगे। तो अब आपको सोचना है कि आप गति का कौन सा समीकरण लगाएंगे, बताओ। यू आपको पता है 20 मीटर पर सेकंड, जी आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों आप सोचोगे कि भाई हमें ये वाली हाइट निकालनी है, तो हाइट के लिए कौन सा फॉर्मूला था, बताओ कौन सा इक्वेशन लगाओगे। बिल्कुल आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर हम सेकंड इक्वेशन लगाएं। सेकंड इक्वेशन क्या होता है कि h इज इक्वल टू यू टी, ऊपर फेंक रहे हैं तो माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन होता है। यू टी माइनस हाफ, क्योंकि ऊपर की तरफ चल रहे हैं ना अपन, हम ए से बी की तरफ चल रहे हैं, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो आप बच्चों यहाँ देखोगे कि सर हमारे पास u है, हमारे पास g है, t तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, तो पहले आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और फिर आपसे पूछ भी रहे हैं कि गेंद धरती से टकराने के पहले कितना समय लेगी, तो आपको ए से लेकर बी तक टाइम भी चाहिए, तो ए से लेकर बी तक आपको टाइम भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहले हम बात करें ए से लेकर बी तक की गति में, ए से लेकर बी तक की गति में। तो देखो प्रारंभिक वेग कितना है 20 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग कितना हो जाएगा 0, क्योंकि गेंद जब अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो उसका वेग क्या हो जाता है 0, तभी तो नीचे आएगी। और यहाँ हाइट जो मैं मान रहा हूँ एच डैश मान रहा हूँ, जो मुझे निकालनी है, और यहाँ मुझे टाइम भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब टाइम के लिए अब बताओ कौन सा इक्वेशन काम लोगे आप, बताइए। बिल्कुल आपको दिख रहा है कि v हमारे पास है, g हमें दिया हुआ है, g कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो आपको टाइम निकालना है, तो इसका मतलब ये हुआ आपको h डैश ऊंचाई, अब t तो हमारे पास है नहीं, तो अब गति का तीसरा समीकरण काम ले, देखो थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g h डैश, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g h डैश। समझ गए ना, इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g h, क्योंकि हम ऊपर फेंक रहे हैं। देखिए यहाँ मैंने हाइट क्या मानी है h डैश, तो बच्चों यहां से देखो हाइट इजीली मिल जाएगी, क्योंकि v हमारे पास 0 है, तो v तो हो गया 0, तो आ गया यू स्क्वायर माइनस 2g h डैश। इसको मैं इधर ले जाऊं तो यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2g h डैश, यानी u इज इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट 2g h डैश। तो चलो अब मान रखिए इसका, तो बच्चों u इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो 2 इंटू जी कितना 10, और u हमें दे रखा है, हाँ u तो हमें दे रखा है, एक मिनट आपको तो h डैश निकालना है ना, तो इसकी जरूरत नहीं है हमें। हाँ h डैश इज इक्वल टू क्या होगा, h डैश हो गया यू स्क्वायर अपॉन 2g, क्लियर है ना। ओके अब वैल्यू रख दो, तो h डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर, u है 20, तो 20 इंटू 20, और ये 2 इंटू 10, 20 कट गया, तो आपके पास h डैश कितना आ गया भाई 20 मीटर, h डैश कितना आ गया 20 मीटर। यानी गेंद जो है वो बिंदु ए से 20 मीटर ऊपर जाएगी, गेंद बिंदु ए से कितना ऊपर जाएगी 20 मीटर, ठीक है बच्चों, गेंद कितना ऊपर जाएगी 20 मीटर। तो ये तो आपका हो गया पहला वाला क्वेश्चन, गेंद कितनी ऊपर जाएगी, तो गेंद ऊपर जाएगी बिंदु ए से कितना 20 मीटर, तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 मीटर। अब क्वेश्चन क्या है कि गेंद धरती से टकराने के पहले कितना समय लेगी। भाई घड़ी तो हमने यहीं रख दी थी, यहां टाइम था हमारे पास 0, शुरू हो गई थी गति यहां से, तो टाइम आपको टोटल जो टाइम निकालना पड़ेगा कितना समय लेगी, तो टोटल टाइम बच्चों यहां देखो इस तरह आपको निकालना पड़ेगा। तो एक तो टाइम होगा t a से लेकर b तक, और एक टाइम दोबारा t b से लेकर o तक। अरे बात समझ में, भाई कह रहा है कितना समय लेगी,
तो ए से बी तक भी तो समय लगेगा, फिर बी से दोबारा वो ओ पे आएगी, इसको मैंने ओ पॉइंट माना हुआ है। तो पहले क्या करिए, ए से लेकर बी तक क्या निकाल लीजिए, समय निकाल लीजिए। क्या निकाल लो, ए से लेकर बी तक क्या निकाल लो बच्चों, समय निकाल लो। तो कैसे निकालोगे बताओ, ए से बी तक समय आपको पता है, वी आपके पास है, यू आपके पास है, जी आपके पास है, टी निकालना है। तो बिल्कुल आप जानते हो, पहला समीकरण लेके चलूं मैं, फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसा आपको सोचना पड़ेगा मैं कौन सा इक्वेशन लगाना है। तो पहला इक्वेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। माइनस क्यों लिया, क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ v 0 है, u माइनस जी टी, यानी u बराबर क्या आ गया, जी टी, यानी t इज इक्वल टू कितना आ गया, u अपॉन जी। u कितना है, u है 20 और g कितना है 10, तो कितना आ गया 2 सेकेंड। तो t तो आ गया 2 सेकेंड। ए से लेकर बी तक जो टाइम निकाल लिया, कितना निकाल लिया, 2 सेकेंड। अब आपको निकालना है बी से लेकर ओ तक टाइम। भाई ए से बी तक तो हमें मिल गया 2 सेकेंड लगेगा, टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड। अब आपको निकालना है कि बी से लेकर जब ओ तक आती है हमारी वस्तु, ओ पॉइंट पे आती है, उस समय टाइम कितना लगेगा, ये आपको निकालना है। तो इसको देखो मैं यहां कर देता हूं, बी से लेकर ओ पॉइंट जो मैंने माना है, जो धरती वाला पॉइंट है। चलो मैं ऐसा करता हूं, बी से लेकर जो ओ है वहां टाइम मैं मान लेता हूं टी डैश। क्या मान लेता हूं, टी डैश। ओ ही नीचे वाला पॉइंट है। तो बी से ओ की बात आप कर रहे हैं। तो बच्चों देखो, जो बी से लेकर ओ पे चलोगे तो उस समय प्रारंभिक वेग ये होगा, जब आप बी से स्टार्ट करोगे गति, बी से ओ पे आप चलोगे तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, v, यानी v का मतलब क्या हो गया, 0। हरी बात समझ में। बी से लेकर ओ तक चलोगे तो अब ये इसका प्रारंभिक वेग होगा 0। तो बी से लेकर ओ तक की गति में अब हमारा जो प्रारंभिक वेग होगा वो क्या हो जाएगा, u बराबर 0। समझ गए ना भाई, हम गति यहां से शुरू कर रहे हो तो यहां इस पॉइंट पर वेग कितना है, 0। ये गति का प्रारंभिक बिंदु हो गया। अगर हम बी से लेकर ओ तक की बात कर रहे हैं बच्चों, बी से लेकर ओ तक के मोशन में अब स्टार्टिंग यहां से हो रही है, तो बी पॉइंट पर जो वेग होगा वो कितना है, 0। तो ए से लेकर बी तक तो अंतिम वेग था, लेकिन जब बी से लेकर ओ तक, ये मेरा ओ पॉइंट है नीचे वाला, तो बी से लेकर ओ तक की गति में ये जो वेग होगा वो क्या होगा, प्रारंभिक वेग u 0। टोटल हाइट आपके पास है h प्लस h डैश। तो टोटल हाइट, चलो उसे मैं h1 मान लेता हूं, h प्लस h डैश, h कितना है 25 प्लस 20 कितना हो गया 45 मीटर। ये मैंने h1 मान लिया। तो हाइट हमारे पास है 45 मीटर। क्लियर है। और कुछ है आपके पास, तो u हमारे पास वेग, प्रारंभिक वेग है, हमारे पास हाइट है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बच्चों टाइम। क्या निकालना है, टाइम। तो आप लगा सकते हैं सेकेंड इक्वेशन। देखो सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, चलो एक बार मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर या हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर। तो इस वाले केस में s तो हमारा हो गया टोटल डिस्टेंस h1, u 0 है तो माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन आप देख रहे हैं कि अब वो वस्तु नीचे आ रही है, तो ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट है, तो ए बराबर क्या लेंगे, प्लस जी। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस। समझ गए ना। क्योंकि अब भाई आप गति की बात कर रहे हैं, बी से लेकर ओ तक आ रही है, तो अब ये वाली गति चल रही है कि यहाँ प्रारंभिक वेग 0 है, टोटल हाइट कितनी है, h डैश है, त्वरण कितना लेंगे, प्लस, क्योंकि नीचे की तरफ गति हो रही है, तो हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब देखो मान रख सकते हो आप, टाइम निकालना है आपको। तो हमने देखो यहाँ t माना हुआ है, इसका चलो मैं t1 मान लेता हूँ। क्या मान लूँ, t1। ओके, तो क्या आ जाएगा ये कि 2h1 अपॉन g इज इक्वल टू t1 स्क्वायर। 2 को मैं ऊपर ले गया, 2h1 अपॉन g इज इक्वल टू t1 स्क्वायर। तो 2h1 कितना है, h1 है 45 और g कितना है 10, 2 पंजे 10, 5 नाम 45, t1 स्क्वायर। तो बच्चों t1 कितना हो गया, 3 सेकंड। 9 का रूट क्या होगा, 3 सेकंड। ठीक है,
तो टोटल टाइम कितना लगा, ए से बी तक टाइम कितना लगा 2 सेकंड, और बी से वो टाइम कितना लगा 3 सेकंड। यानी जो टोटल टाइम होगा, कुल समय जो होगा वो क्या हो गया t प्लस t1। कुल समय क्या हो गया t प्लस t1, यानी 2 प्लस 3 यानी क्या हो गया 5 सेकेंड। ये हो गया फाइनल आंसर 5 सेकेंड। समझ गए? तो बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा हम कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट पे चल रहे हैं। ए से लेकर बी तक हम ऊपर जा रहे थे और बी से लेकर ओ तक हम नीचे आ रहे हैं। तो यह क्लियर हो गया बिल्कुल। इस तरह हम गति के समीकरणों की सहायता से वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। कुछ अगर आपको प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट में पूछिए नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।